हेलो दोस्तों, आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 5.1 के इस भाग में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। इसमें से जो प्रश्न संख्या 2 और 3 है वो मैं नहीं करा रहा हूँ और इसका रीजन क्या है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो ये जो प्रश्नावली है 5.1 वो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पर आधारित है। अब यूक्लिड जो है वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कुछ अभिगृहित और कुछ अभिधारणाएं दी थी ज्यामिति पर आधारित। तो वो क्या है, यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, एक है अभिगृहित और एक है अभिधारणा। तो इन दोनों के बारे में हम बारी बारी से समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है अभिगृहित। इसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सियोम। अब इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे तथ्य जो बिना किसी प्रमाण के सत्य मान लिए जाते हैं या वो स्वयं सिद्ध होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अभिगृहित कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण लो, 2 + 2 = 4। ये क्या है? हमें पता है स्वयं सिद्ध है, अर्थात ये सत्य ही है। 2 + 2 = 4 ही होता है। अब एक और उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए कोई रेखा ले लूँ मैं, तो उन्हें दोनों तरफ से मैं अनिश्चित रूप से कितना भी बढ़ा सकता हूँ। तो ये भी क्या है? अभिगृहित है, स्वयं सिद्ध है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? अभिगृहित कहलाएंगे। अब अभिगृहित कितने प्रकार के उन्होंने दिए थे? टोटल 7 टाइप्स के दिए थे, और जिसमें से टोटल 8 हो जाता है। जो 5 वाला है उसका 5.1 की है एक एक्सियोम या अभिगृहित। तो इसलिए टोटल 8 टाइप्स के हैं। अब अभिधारणा की बात कर लेते हैं। अभिधारणा, ऐसे इंग्लिश में पोस्टुलेट कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं? पहले हम किसी अवधारणा को मानते हैं, फिर उसे प्रमाणित करते हैं कि वो सत्य है या असत्य। अगर सत्य हुआ तो अभिधारणा कहलाएगा, अगर असत्य हुआ तो अभिधारणा नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो 5 प्रकार के पोस्टुलेट, इसे सही कर लेता हूँ, ये 5 प्रकार के दिए हैं उन्होंने, यूक्लिड ने। तो ये टोटल 5 टाइप्स के हैं। तो अगर आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 छुड़वा रहा हूँ इसी वजह से कि 2 नंबर वाले में आपको परिभाषाएं बतानी है और 3 नंबर वाले में ये सारे अभिगृहित और अभिधारणाओं को आपको आना आवश्यक है। तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब अभिधारणा का एक उदाहरण समझ लेते हैं। मान हम जैसे कि जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर किसके होता है? कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इन दोनों का योग जो होता है, इनके वर्गों का योग, वो कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हम सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? इस पे जो बना वर्ग है, लंब पर बना वर्ग धन आधार पर बना वर्ग, इन दोनों का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो कर्ण पे बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब ये जो वर्ग होता है, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का a² होता है ना। a क्या है? भुजा है। तो यही बात हुई ना कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो इसे हम सिद्ध कर सकते हैं, ये सत्य होता है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? अभिधारणा कहलाएगा। तो आप लोगों को अगर इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसी में आपको 2nd वाला क्वेश्चन और 3rd वाला क्वेश्चन में इंक्लूड कर दूंगा। अब यहाँ पर जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी हमें अभिगृहित और अभिधारणाओं की, तो वैसे वैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता भी चलूंगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। पहला इसमें प्रश्न है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब इसे हम देख लेते हैं। एक बिंदु से होकर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, चाहे जितनी रेखाएं खींच सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। अब 2nd है, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब देख लेते हैं, हम 2 बिंदु ले लेते हैं। अब इनसे ट्राई करते हैं कि असंख्य रेखाएं जा सकती हैं कि नहीं। नहीं, सिर्फ एक ही रेखा जा सकती है, अर्थात उभयनिष्ठ रेखा है, दोनों बिंदुओं में एक ही लाइन खींच रही है, तो कॉमन लाइन हुआ ना ये। अब ये जो है वो अभिगृहित 5.1 का ये जो कथन दिया हुआ है वो अभिगृहित 5.1 का अंतर विरोध करती है। क्यों करती है ऐसा? क्योंकि वो बोलता है कि 2 पॉइंट से सिर्फ हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, एक कॉमन रेखा खींच सकते हैं या एक उभयनिष्ठ रेखा खींच सकते हैं। तो ये 5.1, अगर आप लोगों को अभिगृहित और
अभिधारणाओं को पढ़ना हो तो आपके बुक में पेज नंबर 63 पर दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर से उसके लिए बनाऊंगा। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये जो कथन है वो सत्य है। अब ये जो कथन है वो अभिधारणा 2 भी कहती है कि एक शांत रेखा को दोनों तरफ से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अगर एक रेखा हम कोई खींच लें, इसे दोनों तरफ से अनिश्चित रूप से कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये अभिधारणा 2 है। आपके बुक में वैसे अभिगृहित 2 दिया है जो कि गलत है, यह अभिधारणा 2 है, ठीक है। सेम यही लाइन अभिधारणा 2 में दिया गया है। तो आप लोग जरूर से एक बार पेज नंबर 63 में अभिगृहित और अभिधारणा पढ़ लीजिएगा, आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है, यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। बिल्कुल होती हैं। मान लीजिए कि 2 बराबर वृत्त मैंने लिए, ठीक है। अब बनने में थोड़ा शायद छोटा बड़ा हो गया हो। अब ये एक दूसरे के संपाती होंगे। अब संपाती किसे कहते हैं, अगर मैं इसे उठाकर इस पे रख दूं तो इसे ढक लेगा पूरी तरीके से, तो इसकी त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, है ना। अगर 2 वृत्त बराबर हैं तो त्रिज्याएं बराबर होंगी ही। तो ये भी क्या है, तीसरा वाला भी सत्य था और ये भी क्या है, ये भी सत्य है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 5वां प्रश्न है, चित्र में यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY है तो AB बराबर XY होगा। बिल्कुल होगा। कैसे होगा, ये जो अभिगृहित फर्स्ट है वो क्या कहता है ये समझ लेते हैं पहले। अभिगृहित 1 ये कहता है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब मान लीजिए वो जो एक ही वस्तु है वो PQ है ना, PQ है, तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, अर्थात इसी एक ही वस्तु के बराबर क्या है, AB भी है और XY भी है। तो AB किसके बराबर हो जाएगा, XY के बराबर हो जाएगा। अब इसे हम सिद्ध भी कर सकते हैं, कैसे, तो ये भी याद कर लीजिएगा। अभिगृहित 1 क्या कहता है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तुओं के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब आपसे देखिए जो एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि आप अभिगृहित 1 के बारे में बताइए, ये हो सकता है 1 नंबर का है या 2 नंबर का है, या अभिधारणा 5 बताइए, अभिधारणा 4 बताइए, या अभिगृहित 5.1 बताइए, या अभिगृहित 5 बताइए। तो सारे आप लोगों को याद होने जरूरी हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर से एक बार पढ़िएगा। अब यहाँ हम ले लेते हैं AB = PQ, इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। फिर PQ बराबर XY, इसे ले लिया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से PQ कॉमन है तो AB बराबर क्या हो जाएगा, XY, ठीक। तो ये भी कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो जो अगला प्रश्न है वो चौथा है, क्योंकि दूसरा और तीसरा जैसा कि मैंने बताया छुड़वा दिया है। तो चौथा प्रश्न है, यदि 2 बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर हाफ AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। चलिए आकृति बना लेते हैं पहले। तो एक आकृति खींचा जो कि AB है। अब यहाँ पर एक बिंदु C स्थित है और दिया है AC बराबर BC। तो हम AB को क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AC प्लस BC, दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। अब मैं AB बराबर लिख सकता हूँ AC प्लस AC, ये दिया हुआ है ना कि AC बराबर BC है, ये दिया है ना। तो मैं BC की जगह क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ। तो यहाँ AB बराबर क्या हो जाएगा, 2AC, या फिर AC = क्या हो जाएगा, 2 को इधर भेज देते हैं तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 AB। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
तो पांचवा प्रश्न है, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अब प्रश्न संख्या 4 में हमने देखा था कि एक रेखाखंड है AB और इसका एक मध्य बिंदु है C। लिख लेते हैं इसे, सी AB का मध्य बिंदु है। और एक बात और हमने प्रूव किया था कि AC इज इक्वल टू हाफ AB, है ना। अब यहाँ हमें बताना है कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। चलिए इसके दो मध्य बिंदु ले लेते हैं। AB रेखा का एक है C मध्य बिंदु और एक है D मध्य बिंदु। तो इसे लिख लेते हैं, माना रेखा AB के दो मध्य बिंदु C और D है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू हाफ AB ना, और फिर AD बराबर भी क्या होना चाहिए, हाफ AB ही होना चाहिए। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू AD। लेकिन ये तो संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो यहां से यहां तक की दूरी के बराबर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अलग अलग है ना। तो ऐसा तभी संभव है जब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो संपाती हो जाएं, अर्थात ये पॉइंट जो है वो यहीं पर स्थित हो, तभी तो AC बराबर AD हो सकता है। तो इसलिए हम लिखेंगे क्या, लेकिन यह संभव नहीं है। यह तभी संभव है जब बिंदु C और बिंदु D संपाती हूं। मीन्स यहां से हमें यह पता चल रहा है कि किसी भी रेखा का सिर्फ एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है ना। तो यहां हमने ये प्रूव कर लिया। अब चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो छठवां प्रश्न है, आकृति में यदि AC इज इक्वल टू BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB इज इक्वल टू CD। चलिए इसे जो दिया है वो नोट करते हैं पहले, फिर बताता हूं कि यहाँ पर कौन सा अभिगृहित जो है उसकी सहायता से हम इसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ दिया है AC बराबर BD। अब ये बराबर दिया है, तो इसमें अगर बराबरों में अगर बराबरों को घटा दूं तो जो आंसर आएगा वो भी बराबर होगा। ये अभिगृहित 3 कहता है। अब यहाँ क्या घटा रहा हूं वो भी बताता हूँ, अभिगृहित 3, ठीक है। तो बराबरों में अगर बराबर को घटाऊं, अर्थात AC में BC को घटा दूं और BD में भी क्या घटा दूं, BC। तो चलिए दोनों पक्षों में BC को घटाते हैं। दोनों पक्षों में BC को घटाने पर तो AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस BC। अब चलिए घटा के देख लेते हैं। अगर मैं AC में से BC निकाल दे रहा हूं तो सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा। ये क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू, और BD में से अगर मैं BC घटा दूं, BC निकाल दूं तो कौन सा पोर्शन बचेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा, CD, है ना। तो बराबरों में से अगर बराबर को घटाता हूं तो जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यह अभिगृहित 3 कहता है, ठीक है। तो यहां से ये प्रूव हो गया AB इज इक्वल टू CD, ठीक। तो चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7वां प्रश्न है, यूक्लिड के अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। अब 5वीं अभिधारणा क्या होती है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। पहले हम अभिगृहित 5 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ अभिगृहित 5 क्या कहता है ये समझ लेते हैं। अभिगृहित 5 के अनुसार, अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जो अभिगृहित 5 है, कि पूर्ण जो होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है।
अब इसका मतलब क्या होगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। मान लीजिए कोई एक रेखा मैं लेता हूँ, ठीक है, इसका नाम ए बी देता हूँ, ये टोटल है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मैं कुछ इसका हिस्सा काट लेता हूँ, ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ ए सी। अब जो ए सी की नाप होगी वो हमेशा 10 सेंटीमीटर से कम ही होगी। अब यहाँ से आप कुछ कोई भी हिस्सा काट लीजिए, मान लीजिए यहाँ तक का हिस्सा काट लीजिए, तो भी वो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर से छोटा ही होगा। तो पूर्ण क्या होता है, अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है, अर्थात जो पूर्ण है ए बी है वो अपने किसी भी भाग से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो ये अभिगृहित 5 कहता है, सार्वभौमिक सत्य है, अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। तो ये हो गया। अब हम समझ लेते हैं कि अभिधारणा 5 क्या कहता है। अभिधारणा 5 कहता है कि यदि दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार से हो और एक सीधी रेखा इस प्रकार गिरे, ठीक, तो इसके जो एक तरफ जो कोण बनेंगे वो दो समकोणों से कम बनेंगे, अर्थात इन दोनों को अगर जोड़ूं तो 180 डिग्री से कम आ जाए, ठीक, चाहे जितना है, मान लीजिए यहाँ इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 110। तो इधर की अगर मैं रेखाओं को आगे बढ़ाते जाऊं अनिश्चित रूप से, तो यह आगे जाकर जरूर से कहीं ना कहीं क्या करेंगे, प्रतिच्छेद कर देंगे। तो इधर वाले कभी नहीं करेंगे, ये क्या बनाएंगे, 180 डिग्री से ज्यादा कोण बनाएंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर। तो जिधर अधिक कोण बनेगा वो क्या होगा, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमेशा एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। और जिधर दो समकोणों से कम का कोण बनेगा वो क्या होगा, आगे जाके प्रतिच्छेद हो जाएगा। यही अभिधारणा 5 कहती है यूक्लिड की। तो बस इतना ही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन के लिए जैसे मैंने बताया है आप लोगों को, अगर चाहिए तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।